यो, हर सीजन के सारे एनिमे देख के मैं रिव्यू करता था और तुमको कौन कौन से पीक शोज चेकआउट करने चाहिए वो भी बताता था, जो मैंने पिछले 2 सीजन से नहीं किया। बट वी आर बैक विद समर एनिमे 2025 बेबी। और आज मैं तुम्हें जुलाई, अगस्त, सितंबर में एयर हुए एनिमे का रिव्यू दूंगा। तुमने एनिमे नहीं देखे हैं तो पता चल जाएगा कि कौन से एनिमे देखने हैं, और अगर देख रखे हैं तो वैलिडेशन मिल जाएगा। दिस इज एनिमे टीएम टॉक्स, जहां पर हम हर सीजन ढूंढ ढूंढ के तुमको ढेर सारे एनिमे रिकमेंड करते हैं। और आज की पहली रिकमेंडेशन, सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं। एनिमे किस बारे में है या उसका प्लॉट क्या है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए वो वीडियो देख लो। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एनिमे था कैसा, उसको देख के मजा आया कि नहीं। और हमारा रेटिंग सिस्टम सिंपल ही रहेगा। 4 टियर्स हैं, पीक, गुड, डिसअपॉइंटमेंट, जिनको मैंने एंजॉय किया बट आई जस्ट एक्सपेक्टेड मोर, और आई ड्रॉप्ड इट ड्यू टू मेनी रीजंस यू कैन नॉट फैथम। तो पिछले सीजनल वीडियो में हमने ये सारे एनिमे देख के डिस्कस किए थे। टोटल 18 एनिमे हैं जिनको मैंने इस व्हील में डाल दिया है, और हम इसमें से रैंडमली पिक करेंगे कि हमें कौन सा एनिमे डिस्कस करना है। अब एक वीडियो में 18 एनिमे डिस्कस करना तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं ये कुछ एनिमे उड़ा देता हूँ। हाँ, अब व्हील थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया है। ये जो 8 एनिमे मैंने डिलीट किए हैं, आई एक्चुअली ड्रॉप्ड देम। इनफैक्ट इस सीजन में सिर्फ 10 एनिमे ही पूरे देख पाया हूँ। इवन एज अ यूट्यूबर दैट इज द बेस्ट आई कुड डू। भाई, इससे पता चलता है कि एक सीजन में हम कितने एनिमे देख सकते हैं, वो मुट्ठी भर है, लिटरली मुट्ठी भर। तो भाई अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से केयरफुली चूज किया करोगे कौन से देखोगे। तो जिनको मैं टाइम की कमी से नहीं देख पाया उनमें है आमे तो किमितो, एक स्वीट एनिमे फॉर पेट लवर्स, सिटी द एनिमेशन, क्योआनी का एक ब्रिलियंट एनिमेशन, और सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच which had a lot of potential. Sorry for not following them, but I'm not sorry for not following these. इस mid ecchi rom-com से तो भाई भगवान ही बचाए, और बाकियों में honestly मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं। If I wasn't a YouTuber, मैं शायद इनका पहला एपिसोड भी नहीं देखता। And now that we are done with these, let's get to the real mal and spin the wheel. ओह, साकामोतो डेज, एक एक्शन शोनन अबाउट असासिन्स। शुरुआती एपिसोड से एक फन फैमिली शो लग सकता है विद सम एक्शन, जिसकी वजह से मैं इसको स्पाई फैमिली वाली कैटेगरी में डाल रहा था। साकामोतो डेडली असासिन जरूर है, लेकिन वो नो किल रूल फॉलो करता है। वो मस्त अपनी दुकान में बैठेगा और अपनी डेली फैमिली लाइफ जिएगा। असासिन्स आते रहेंगे उसके सिर पे लगी बाउंटी कलेक्ट करने, और वो उनको धूल चटाएगा अपने अंचर पंचर के साथ। एंड फॉर अ व्हाइल ये एपिसोडिक फील होता भी है। इसका एक्शन एंड एनिमेशन भी मुझे एट बेस्ट डिसेंट लगा था, नथिंग टू फ्लैशी। लेकिन मैं एक चीज भूल गया था कि फर्स्ट सीजन ने वायलेंस भी इक्वली दिखाया था। सेकंड सीजन को मैंने रैंडमली देखना शुरू कर दिया एंड I got hooked, क्योंकि इसमें स्टोरी एक्चुअली प्रोग्रेस कर रही थी। स्लर इतना डेडली विलन निकल के आया कि उसने पूरी जापान असासिन्स एसोसिएशन या JAA को हिला के रख दिया, अंदर से खत्म कर दिया। एंड ये बूढ़े दादू हैज टू बी द कूलेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज। भाई ऑरा इस बंदे का नेतरो जैसा। और फिर हंटर हंटर जैसी एग्जाम आर्क भी हुई विच वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। स्पेशली जो लास्ट वाली फाइट थी साकामोतो वर्सेस गाकू, वहां तो एक्चुअली ऐसा लगा कि एनिमेशन ने इसने सीजन 1 को बहुत पीछे छोड़ दिया है और स्टेप अप कर लिया है। सो करंटली मैं इस एनिमे को अंडर एस्टिमेट करने से लेकर इसको अप्रिशिएट करने के बात पर हूं, इसलिए मैं इसको डालूंगा गुड टियर में। और साकामोतो डेज को यहां से हटाते हैं एंड लेट्स पिक द नेक्स्ट एनिमे। काइजू नंबर 8। ओके, सो सीजन 1 वाज डिसेंट। स्टोरी तुम्हारी स्टैंडर्ड शोनन वाली थी, जिसमें एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स काइजूस यानी कि जायंट मॉन्स्टर से लड़ते हैं। कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, बट हाँ, एनिमेशन बहुत तगड़ा था। स्पेशली द फाइनल बैटल वाज पीक। एंड वाइल सीजन 2 में भी नंबर 9 की एक तगड़ी फाइट थी, जिसमें हम एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर को खोते भी हैं, which was both epic and heartbreaking by the way। लेकिन ये सीजन एक्शन पे थोड़ा होल्ड बैक करके कैरेक्टर्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है। इसने कुछ चीजें एस्टेब्लिश की, जैसे काफका का धीरे धीरे परमानेंटली काइजू बन जाना, या रेनो एंड इहारू का डेवलपमेंट टू सपोर्ट काफका, ताकि हम कैरेक्टर्स की केयर करें और उनके लिए रूट करें। नाउ काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि लैक ऑफ एक्शन की वजह से उनको उतना मजा नहीं आ रहा इस सीजन में, बट मैं मानता हूं कि स्टोरी एंड कैरेक्टर्स में टाइम इन्वेस्ट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं मीनिंगलेस एक्शन नहीं देखना चाहता जहां मैं कैरेक्टर्स की ना परवाह करता हूं ना उनसे रिलेट। और अब जब इस एनिमे ने एक कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश कर दिया है अपनी शिबुया इंसिडेंट लाइक आर्क के लिए, जहां हर तरफ बड़े बड़े काइजू अटैक्स हो रहे हैं, ईच ऑन द लेवल ऑफ सीजन 1 फिनाले, भाई आने वाला सीजन एपिक होने वाला है। बट फॉर नाउ मुझे इसको गुड में छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, लेट्स पिक द नेक्स्ट एनिमे।
गच्याकुता इस सीजन का एक और शोनन, टोटल 4 एयर हुए हैं बाय द वे। तो ये वाला कहां स्टैंड करता है? वेल, उसकी फुल पिक्चर तो हमें सीजन के कंप्लीट होने पर ही मिलेगी। समर में इसके 12 एपिसोड्स आए हैं और बाकी के 12 फॉल में कंटिन्यू होंगे। बट एज ऑफ नाउ I like what I see। ये बिल्कुल वैसा है जैसा दिखता है, लाउड, स्टाइलिश, ग्रिटी एंड इंसेनली फन। स्टोरी अच्छे पेस पर आगे बढ़ रही है और हमारा प्रोटैगनिस्ट रूडो खुद उसको डायरेक्शन दे रहा है। बाकी विलन्स तो अपना अपना पार्ट निभा ही रहे हैं। मेजर फाइट्स अब तक 2 आई हैं, जिसमें से ये पॉइजन वाले सपोले की फाइट तो काफी इंटेंस थी दोनों पार्टीज की तरफ से, एंड एक्शन भी अमेजिंग था। और सेकंड फाइट जो इस सफेद कच्ची वाली लड़की के साथ होती है वो टैक्टिक्स बेस्ड थी बजाय ज्यादा एक्शन होने के। अभी धीरे धीरे पावर सिस्टम एस्टेब्लिश ही हुआ है और रूडो क्यों इतना स्पेशल है वो बताया है, विच मेक्स हिम एन एम्पैथेटिक प्रोटैगनिस्ट बाय द वे, जो इस दुनिया से परेशान है। वो वापस से सरफेस पर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है और साथ साथ इस नई टीम में भी अपनी जगह और नए दोस्त बना रहा है। सो फार मैं इसको वीकली फॉलो कर रहा हूं एंड दिस इज अ गुड शो। ओके, अगले एनिमे की बारी। द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। आई थिंक ये इस सीजन का इकलौता ही रोमांस था, एंड क्या रोमांस था। रिंतारो और वागुरी पढ़ते हैं चिदोरी हाई और किक्यो में। दोनों स्कूल्स में राइवलरी है, लेकिन इन दोनों की कुछ अलग ही कहानी चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज लड़े पड़ी हैं, पर ये प्यार के मुसाफिर सरहद लांग के कदर मचाना चाहते हैं। वागुरी रिंतारो के अंदर की काइंडनेस को रिकॉग्नाइज करती है, which saves him from his inner demons, and he doesn't even realize it, but he also saves her in some other ways। मेरे को रोमांस बहुत इजीली बोरिंग या फिर अनरियलिस्टिक लग सकता है, एंड आई थिंक ये एनिमे भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है जब ये एक्सपोजिशन देने में आता है। कैरेक्टर्स अपनी हर एक फीलिंग को एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, जो तुम्हारे शो डोंट टेल वाले रूल का कंप्लीट ऑपोजिट है। लेकिन फिर भी दिस एनिमे मैनेजेस टू पुल योर हार्ट स्ट्रिंग्स। इट इज लाइक इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ शो यू आर रीडिंग अ नॉवल वेयर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग द एग्जैक्ट फीलिंग्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, जिससे तुम उन कैरेक्टर्स को एक डीपर लेवल पर समझने लगते हो। आई कुड नॉट डिसलाइक अ सिंगल कैरेक्टर इन दिस एनिमे, नॉट इवन द मैन हेटर, बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग मैन हेट और एनीथिंग एल्स, ये एनिमे इन चीजों को फ्लॉस की तरह प्रेजेंट करता है और कैरेक्टर्स उन फ्लॉस को एक्सेप्ट करके बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। एवरीवन इन दिस एनिमे इज अ ग्रीन फ्लैग एंड सुपर लाइकेबल। और जब ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं तो हमें देखने मिलता है द स्वीटेस्ट बीच एपिसोड, जिसमें सबने मिलके एंजॉय किया। और साथ ही हमें स्वीटेस्ट कन्फेशन भी देखने मिला, जो काफी रियलिस्टिक भी था। ब्रो रियली फंबल्ड। और इसका जो ये स्वीट और रियलिस्टिक के बीच का बैलेंस है, यही मुझे फोर्स करता है इसको पीक में रखने के लिए। एंड नाउ ढूंढते हैं अपना अगला एनिमे। ओह, वाटर मैजिशियन। ये एक इसेकाई है जिसमें हमारा प्रोटैगनिस्ट रियो एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं बल्कि एक शांत जीवन चाहता है। उसको 1 महीने के रिसोर्सेज गॉड ने एडवांस में दिए हैं और उसको आगे खुद जुगाड़ करना है, जिसके लिए वो अपने वाटर मैजिक को ट्रेन करता है और अननोइंगली ओपी बन जाता है। 2-3 एपिसोड्स तक ये शांति बनी रही, पर फिर एक एडवेंचरर एबल के थ्रू वो मैजिक की दुनिया में किसी तरह से इन्वॉल्व हो ही जाता है, जो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि गॉड से एक मिस्टेक हुई थी। आई एंजॉयड द फर्स्ट हाफ। लोर एस्टेब्लिश होती है, ड्रैगन्स, डंजन्स और उनको एक्सप्लोर करने वाले एडवेंचरर्स दिखाए जाते हैं। देन कम्स अ पावरफुल डीमन जो ओपी रियो के मैसिव डिंगडोंग से इंप्रेस हो जाती है। ग्रेट टाइडल बोर जिसमें बहुत सारे गॉब्लिन्स एक साथ सरफेस पर आ जाते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन और रियो का एंड मोमेंट पे ऑरा फार्मिंग। आई एंजॉयड इट अ लॉट। एनिमेशन सॉलिड थी, राइटिंग कॉन्फिडेंट थी एंड द म्यूजिक वाज सो पीसफुल, बट देन इट लॉस्ट ट्रैक। आगे रैंडम साइड मिशंस आने लगे जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट गिरता ही चला गया और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। जबकि एंड में सीरीज के 2 सबसे पावरफुल मैजिशियंस की फाइट होती है। प्रॉब्लम यह है कि हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं दिया गया या फिर कुछ ऐसा जिसकी तरफ स्टोरी बिल्ड हो रही हो, विच मेक्स इट ऑल फील बोरिंग and sorry to say but it was disappointing. All right, the next anime. Lord of the Mysteries. This is one of the dopest animation work I have seen in my entire life. भाई fights and conceptual trippy scenes तो क्या shine करते हैं। 3D CG and 2D animation का blend एकदम मक्खन की तरह वर्क करता है। They have put a lot of blood, sweat and hard work into it. बस शायद स्टोरी को जल्दी बताने के चक्कर में अच्छे से बताना भूल गए। स्टोरी शुरू से ही कंफ्यूजिंग थी, बट शुरू में मैंने ग्रेस दिया कि चलो मिस्ट्री है, वी आर सपोज्ड टू बी लॉस्ट जस्ट लाइक क्लाइंट। हमें धीरे धीरे क्लूज मिलेंगे और एंड में मिस्ट्री हमको रिवॉर्ड करेगी। और अच्छी मिस्ट्री यही तो होती है जो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने करे, तुमको मल्टीपल हिंट्स दे, बट फाइनल रिवील जब हो तब तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाए कि भाई ये तो कितना ऑब्वियस था, ये दिखाई क्यों नहीं दिया। एंड आई थिंक दैट डजंट हैपन अ लॉट इन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज।
एटलीस्ट इन द डोंगवा। मिस्ट्री है, पर इसका फास्ट पेस और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग व्यूअर्स को क्लूज फॉलो करने ही नहीं देता। और फाइट्स में भी सिमिलर सी चीज होती है, क्योंकि शो फाइटिंग डायनेमिक्स को ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एओटी में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, लेट्स से बीस्ट टाइटन को लिवाई तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। सब लोग डिस्कस करते हैं कि हम रेड करेंगे, फ्लेयर्स मारेंगे, उसका विजन ब्लॉक करेंगे। मीनवाइल लिवाई साइड से छोटे टाइटन्स के थ्रू जाएगा और बीस्ट टाइटन को टपकाएगा। सारे कैरेक्टर्स और ऑडियंस सेम पेज पर है। एंड डोंट टेल मी एओटी इज फॉर डम फक्स, इट हैज इंटेलिजेंट राइटिंग। LOTM हाउएवर तुमको सेम पेज पर रखने में फेल हो जाता है। लाइक क्लाइमैक्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज द फाइट वाज सो गुड विद द हाईएस्ट स्टेक्स एंड प्रोमिनेंट इमोशनल डेथ्स एंड ऑफ कोर्स फ्लॉलेस एनिमेशन। लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। सेंट सेलिना की एशेज इस मॉन्स्टर को रोकने में कैसे सक्षम है? डन ने इसी आर्टिफैक्ट को क्यों चूज किया है? क्या होता है उससे और उसको यूज करने के रिस्क्स क्या हैं? एक्सप्लेन टू मी द वर्किंग मैकेनिज्म्स ऑफ योर फाइट। वरना उसके बिना तो फाइट बस एक आई कैंडी है, क्योंकि विजुअल्स के अलावा तो वो मुझे एंगेज कर ही नहीं पा रही। और इन चीजों की वजह से स्टोरी एंड एनिमेशन इतनी अच्छी होने के बाद भी ये शो मुझसे कनेक्शन नहीं बना पाया। एंड सैडली आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन द एंड। मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, जस्ट डिसअपॉइंटेड। अब इसको समझने के मेरे पास 3 ही रास्ते हैं। एनिमे रीवॉच करूं, वेब नॉवल पढ़ूं, या फिर किसी यूट्यूबर का एक्सप्लेनेशन देखूं। और अगर तुम ये तीसरा वाला करके आए हो तो तुम्हारा हेट कमेंट वैलिड नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्लेवार्टस। तो मैंने जब क्लेवार्टस देखना शुरू किया था, मैं 2 चीजों से इंप्रेस था। पहला, इसका आर्ट स्टाइल जो बहुत ही यूनिक और डिस्टिंक्ट है और इसकी फैंटेसी स्टोरी लाइन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। और दूसरा, मुझे इसका वायलेंस एंड एजी एलिमेंट्स पसंद आए थे, इंक्लूडिंग द क्वेश्चनेबल कैमरा एंगल्स ऑफ आवर मेन कैरेक्टर अलिशिया एंड द जिगल फिजिक्स ऑफ नेलुरू। और मुझे एग्जैक्टली पता था कि मैं किस में जा रहा हूँ। एक एजी एक्शन फैंटेसी एनिमे जो मुझे चीप वायलेंस एंड गोर से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और मैंने किया भी नहीं। लेकिन इसके हर एपिसोड में ऐसे हुक्स थे जिन्होंने मुझे इसको वीकली फॉलो करने पर मजबूर किया। अपार्ट फ्रॉम शोनन्स, दिस वाज द ओनली शो जिसको मैंने वीकली फॉलो किया है। द स्टेक्स वर ऑलवेज हाई एंड द एक्शन एंड एनिमेशन वाज अमेजिंग। हीरो अलिशिया के मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ और नेलुरू की ट्रेजिक स्टोरी ने एक तरफ इस एनिमे को इमोशनल डेप्थ दी, और इसकी स्टोरी और एनिमे के डीप लोर ने इसको इंटरेस्टिंग बनाया। दिस वर्ल्ड हैड मोर टू ऑफर देन व्हाट आई इनिशियली थॉट। और फाइनल बैटल में जब हीरो अलिशिया कहती है, कॉल मी व्हाट यू वांट, योर वर्ड्स डू नॉट डिफाइन मी, my actions do, I am a hero, that genuinely hit hard। और मैं ये नहीं कहूंगा कि शो परफेक्ट है या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, बट अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट सीजन तक इसका लोर इसको वहां तक पहुंचा देगा। सो फॉर नाउ मैं क्लेवर्टस को टियर 2 में छोड़ रहा हूं, गुड में, बट ऑन द वेरी पॉजिटिव एंड ऑफ दैट टियर। और अब बस हमारे पास 3 ही शोज बचे हैं। Takopi's Original Sin। Every once in a while a show comes along जो सिर्फ तुमको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि तुमको कुछ कहने के लिए बना होता है। And Takopi's Original Sin is exactly that। फर्स्ट एपिसोड बुलिंग, सैडनेस और सिचुएशन से कॉर्नर होके इंसान कितना लाचार हो सकता है वो दिखाता है। और फर्स्ट एपिसोड से जो इसने प्रॉमिस किया था, आगे के एपिसोड्स ने उसको ब्यूटीफुली कंटिन्यू और डिलीवर किया। द एनिमे एक्सप्लोर्ड सेवरल थीम्स कि कैसे फक्ड अप एडल्ट्स और बैड पेरेंटिंग बच्चों को जिंदगी भर के लिए तोड़ सकते हैं। हम चाइल्डहुड की फर्स्ट क्रश वाली फीलिंग को भी करप्ट होते हुए देखते हैं। कैसे प्यार की इनोसेंट फीलिंग भी अगर किसी टूटे हुए इंसान के प्रति हो तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है और आपके अंदर की इनोसेंस को भी मार सकती है। हम तीनों बच्चों को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर जाते हुए देखते हैं, इवन मर्डरर्स और साइकोपैथ्स बनते हुए देखते हैं, पर तब भी हम किसी को हेट नहीं कर पाते। वी जस्ट फील हेल्पलेस लाइक ताकोपी, जो वहां मौजूद किसी भी एडल्ट की तरह इन बच्चों को समझ नहीं पाया। फुली इक्विप्ड होने के बावजूद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाया। मैंने एंडिंग से एक्सपेक्ट किया था कि ताकोपी को मैजिकली सब समझ आ जाएगा और वो उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समहाउ रिजॉल्व कर देगा। वेल, सॉल्व तो होता है लेकिन जादू से नहीं बल्कि एक रियलिस्टिक और बिटर स्वीट तरीके से। शिजुका और मरीना की लाइफ अब भी उतनी ही फक्ड अप है जितनी पहले थी, but they just find someone they can talk to who can understand them, and sometimes that's just enough to give you strength and keep on living even with the lingering sadness and all of your problems। केवल 6 एपिसोड्स में इतना कुछ फील करवा के ये सीजन का पीक तो बन ही गया, but I feel it is also a very strong contender
फॉर एनिमे ऑफ द ईयर। जो एक बार फिर सोलो लेवलिंग को मिल गया तो मुझे हैरानी तो नहीं होगी। ओह, समहाउ दान सीजन 2 गॉट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। ये मैंने ऐड कर दिया है एंड लेट्स रोल द डाइस अगेन। The summer Hikaru died. A yaoi romance in a horror setting? Sign me up. See, मैं बहुत बड़ा हॉरर फैन हूँ। तुम मुझे एक डिसेंट हॉरर शो भी दोगे, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं पीक बोल दूंगा उसे। लेकिन द समर हिकारू डाइड तो वाज मच मोर देन डिसेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर शो नहीं है। ऑफ कोर्स एक रिमोट विलेज और भूत प्रेत इसको एक परफेक्ट हॉरर वाला एनवायरनमेंट देते हैं, बट इसके अलावा भी इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स दैट मेक इट सच अ गुड शो इन जनरल। सबसे पहले तो हिकारू जो मर चुका है और अब उसके अंदर कोई और एंटिटी उसके रूप में जी रही है, और एनिमे इस चीज को बिल्कुल डाउन प्ले नहीं करता, बल्कि उसके दोस्तों स्पेशली उसके बेस्ट फ्रेंड योशिकी के इमोशनल टर्मोइल को बहुत अच्छे से दिखाता है। योशिकी को ढंग से अपने दोस्त की डेथ को प्रोसेस करने, उसके लिए रोने या मूव ऑन करने का मौका ही नहीं मिला, और अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इस एंटिटी का करे क्या। अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का शोक मनाए या फिर उसके इस नए रूप को एक्सेप्ट करे, इस थ्रेट को अपने हाथों से खत्म करे या फिर उसको भी जीने का हक दे और कंपैशन ऑफर करे। योशिकी के केस में तो ये सब हमें उसके एक्शंस में दिखता है, लेकिन ये हमको इमोशनली तब हिट करता है जब उसकी दूसरी क्लासमेट हिकारू को कन्फ्रंट करती है और हिकारू के लॉस के लिए जेन्युइनली रोती है। उसके अलावा अपनी इन्वेस्टिगेशन में हिकारू और योशिकी जो इस पूरे विलेज का सेंचुरी ओल्ड लोर डिस्कवर कर रहे हैं, और जो ये तानाका गाय हमारे मेन कैरेक्टर्स के लिए प्लान कर रहा है, वो एनिमे की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। और उसके ऊपर की आइसिंग है इसकी अडेप्टेशन, जिसकी एनिमेशन एंड प्रोडक्शन क्वालिटी इनसेन है फॉर अ स्टोरी लाइक दिस। और हाँ, इसकी ओपनिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस सीजन, जिस सब की वजह से भाई इसको तो मुझे पीक में रखना ही पड़ेगा। दी ओनली डाउनसाइड इज कि 12 एपिसोड्स में सीजन खत्म हो गया और अब अगले सीजन का वेट करना पड़ेगा। तुम सोच रहे होगे कि एक ही एनिमे बचा है, लेकिन नहीं, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री यहाँ पर हो रही है। टू बी हीरो एक्स मैंने और देखा, जो कि पिछले सीजन में एयर हुआ था और इस सीजन तक कंटिन्यू किया क्योंकि इसमें 24 एपिसोड्स थे। सो लेट्स रोल द व्हील अगेन। दान सीजन 2, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टू बी हीरो एक्स को। सो दान और मेरा रिलेशन इस सीजन के साथ थोड़ा सा वियर्ड हो गया है। देखो, अडेप्टेशन वाइज आई थिंक ये सीजन 1 जितना ही अच्छा है, इवन शायद कुछ पोर्शंस में बेटर ही होगा। हमें इसमें देखने मिली इविल आई जैसी इंटेंस एक्शन वाली आर्क, जिसका इमोशनल कोर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। फिर म्यूजिक के थ्रू एक्सॉर्सिज्म जैसा वैकी एपिसोड। उसके बाद सीरीज के बीच में एक टोटली नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, और वो सोच लेता है कि लड़कियों को रिस्क करने का तरीका है उनसे गोटों की बात करना। और लास्ट में तो लिटरली काइजू नंबर 8 वाली आर्क है, which had great animation and also that goddamn cliffhanger ending. So I enjoyed it a lot, और हर एपिसोड को मैं ऑलमोस्ट रिलीज होते ही देख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक फीलिंग भी थी कि सीजन 1 के एपिसोड 7 ने जिस तरह से अपन को टच किया था, वो इस सीजन में नहीं हो पाया। ऑल्सो ये सीजन जैसा फील देता भी नहीं है। आई थिंक बेटर होता कि वो इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोल लेते हैं इंस्टेड ऑफ सीजन 1 एंड 2। अगर ये पूरा सीजन होता तो शायद मैं इसको पीक में रख पाता, बट फॉर नाउ I will have to leave it in good tier. और आज का आखिरी एनिमे टू बी हीरो एक्स। इसको इंक्लूड करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, एंड देयर इज नो वे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, सो चाइना इज फ्लेक्सिंग विद एनिमेशन। लेटली पॉपुलर हुए डोंगुआ जैसे लिंक क्लिक, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड टू बी हीरो एक्स ऑल हैव द एनिमेशन दैट कैन राइवल जापान। और टू बी हीरो एक्स तो किसी एक आर्ट स्टाइल पे रुकता भी नहीं है। 3D एनिमे 2D पे स्विच हो गया और 2D में भी हमें मल्टीपल चीजें देखने मिल रही हैं। इट वाज लाइक द एनिमे वाज मेड टू फ्लेक्स एनिमेशन एंड दे फ्लेक्स्ड हार्ड। स्टोरी की बात करें तो ये काइंड ऑफ एक एंथोलॉजी सीरीज है जो सेट है हीरोज के वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में हीरोज की पावर को फ्यूल करती हैं हीरो की पॉपुलैरिटी और पब्लिक परसेप्शन, यानी कि सोशल मीडिया। और ये चीज कितनी डेंजरस हो सकती है और लोग इसके लिए किस हद तक करप्ट हो सकते हैं, ये एनिमे उसको एक्सप्लोर करता है। ये शॉर्ट स्टोरीज अलग अलग हीरोज के एडवेंचर्स को कवर करती हैं, जो इंडिविजुअली तो बहुत वेल रिटन थी ही, जो आप में पैशन जगाती हैं, आपको इमोशनल करती हैं और अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स से आपको सरप्राइज भी करती हैं। एंड यू कैन अप्रिशिएट देम फॉर व्हाट दे आर, बट द वे इट ऑल केम टुगेदर इन द एंड इज इनसेन। मतलब नाइस और बाकी हीरोज की स्टोरी क्या मिली है एंड में जाकर, और एक्स ने तो धमाल ही मचा दिया। जितना इसकी एनिमेशन ने फ्लेक्स नहीं किया था, उतना इस एक कैरेक्टर ने कर दिया। भाई गोटेड ओवरपावर्ड व्हाइट हेयर्ड गाय, लड़कियों की तो कच्ची गिली हो जाएगी देख के। लेकिन शाउट आउट टू माय गोट घोस्ट ब्लेड बाय लिटरली लीवाई है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये इस साल का पीक है,
और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एनिमे ऑफ द ईयर के लिए। अब देखना यह है कि एक चाइनीज डोंगहुआ को क्रंचीरोल नॉमिनेट करता है या नहीं, या फिर से सोलो लेवलिंग। फिलहाल दैट वाज माय रिव्यू फॉर समर एनिमे 2025। कमेंट करो मैंने कुछ मिस कर दिया हो, और हेट कमेंट भी कर सकते हो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। जो भी करो, वीडियो का एंगेजमेंट देना मत भूलना। कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद मोर एनिमे रिकमेंडेशंस। बाय बाय।